हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और आपका जो सिलेबस चल रहा है वो भी बेहतर चल रहा होगा। और हमको और आपको दोनों को मिल करके सिलेबस को खींचना है। यानी खींचने का मतलब क्या है? बढ़िया से उसको पढ़ना है और समझना है ताकि सिलेबस आपका समय से पूरा हो और टॉपिक को बढ़िया तरीके से हम मजबूती से एक विश्वास के साथ उसको हम तैयार करें। तो आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो टॉपिक दिखने में तो बहुत इजी है, यानी समझने में भी बहुत इजी है, दिखने में भी बहुत इजी है, लेकिन अगर जिसने नहीं पढ़ा अगर उससे पूछा जाए तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत होगा, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा उसको, माने बता नहीं पाएगा। तो वैसे हम टॉपिक को आज लिया है, वैसे टॉपिक को समझना है, वो भी टॉपिक रिएक्शन के माध्यम से। तो ऐसे टॉपिक को हमको पढ़ना है, ऐसे टॉपिक को हमको समझना है। जैसे आपका टॉपिक का नाम क्या है? अभी टॉपिक का क्या नाम है? मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता, या उसको अणुसंख्य क्या कहेंगे? अणुसंख्य कह सकते हैं। तो इस प्रकार से है, उसको समझना है, उसके बारे में जानना है। तो उसमें होता है कि ये थ्री टाइप्स की होती है, एक अणुक, द्विकणुक और त्रिकणुक, यानी यूनिमोलिक्यूलर, बाईमोलिक्यूलर एंड ट्राईमोलिक्यूलर रिएक्शंस। इस तरह से आपका होता है। उसमें जितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं, अभिकारक से प्रोडक्ट में बनते हैं, उसे हम कहेंगे उसके आधार पर कि कितने भाग ले रहे हैं, उसके आधार पर अगर एक लेता है तो यूनिमोलिक्यूलर, दो लेता है तो बाईमोलिक्यूलर और तीन लेता है तो ट्राईमोलिक्यूलर। इसके आधार पर हम उसको कैलकुलेशन करते हैं, उसकी गणना करते हैं, उसको उसमें डिवाइड करते हैं कि यूनिमोलिक्यूलर है, बाईमोलिक्यूलर और ट्राईमोलिक्यूलर। उसी के अकॉर्डिंग उसमें परिभाषा ही बन जाती है। कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परिवर्तन होता है, कोई परिवर्तन होता है, यानी न्यूनतम संख्या परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है, उसे हम कहते हैं अभिक्रिया की आणविकता। जिस रासायनिक अभिक्रिया में न्यूनतम अणुओं की संख्या परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है, उसे हम कहते हैं क्या चीज? अभिक्रिया की आणविकता बोलते हैं। अब अभिक्रिया की आणविकता तो हो गया समझ में कि भाई आ गया कैसे। अभी रिएक्शन के माध्यम से भी समझेंगे, अभी थियरी थोड़ा समझ रहे हैं। तो हम अभिक्रिया की आणविकता देखते हैं। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? बिल्कुल वन, यानी एक सिंगल होगा, यानी पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा, न शून्य होगा, न धनात्मक होगा, न ऋणात्मक होगा और न भिन्न होगा। ठीक है, ओनली यूनिमोलिक्यूलर, बाईमोलिक्यूलर और ट्राईमोलिक्यूलर, ऐसे चलेगा आपका। अब तीन से अधिक होना चाहे कि चार या पाँच मोलिक्यूलर, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी कारणवश किसी रिएक्शन में आपको देखने को मिलता है तो एक तरह से क्या हो, एक तरह से अपवाद है या जटिल अभिक्रिया उसको कहा जाता है, और उसका कई स्टेपों में उसका रिएक्शन कराया जाता है, यानी मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया। इसके आधार पर उसको लिया जाता है। लेकिन उसमें भी बंटवारा होगा या उसमें भी देखा जाएगा तो या तो बाईमोलिक्यूलर होगा, नहीं तो ट्राईमोलिक्यूलर होगा। हम कुछ रिएक्शनों के माध्यम से इसको समझते हैं और देखते हैं। तो पहला हेडिंग लिखेंगे क्या चीज? मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिक्युलरिटी, मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, या इसकी हिंदी हो जाएगी क्या चीज? अभिक्रिया, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता हो जाएगी। यानी इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? अभिक्रिया की आणविकता है, इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अणुसंख्यता, अणुसंख्य।
आणविकता, अणुसंख्यता इसको कह सकते हैं, यानी अभिक्रिया की आणविकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, अभिक्रिया की आणविकता है, अणुसंख्यता हो गया। अब इसको जानना है कि इसकी डिफिनीशन क्या है। तो देखिए इसमें लिखेंगे इसकी परिभाषा यानी डिफिनीशन। इसकी डिफिनीशन हो जाएगी क्या चीज़, परिभाषा क्या चीज़, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं इसकी परिभाषा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ये हो गया। अब इसमें करेंगे अभिक्रिया की आणविकता, देखिए शून्य धनात्मक ऋणात्मक या भिन्नांक नहीं हो सकती है, ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिलेगा इसमें कि अभिक्रिया की आणविकता शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या भिन्नांक नहीं हो सकती है। मतलब इतना चीज तो आपको इस समझ में आ गया। अब इसको बांटा गया कितना है, तो लिखेंगे इसे निम्न भागों में बांटा गया है, माने 3 भागों में बांटा गया इसे। तो इसको समझते हैं कि कौन कौन सा है, उसके एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं कि कौन कौन सा है। तो देखिए पहला हो गया आपका यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस, यानी एक आणुक अभिक्रियाएं, ये इसकी हिंदी हो जाएगी यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस। इसको समझना है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल तो पहले परिभाषा लिख लेंगे इसका। ठीक, इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, जिनमें अभिकारक
अणु अभिकारक का एक अणु करेंगे, अभिकारक का एक अणु, अभिकारक का एक अणु भाग लेता है तो उसे हम कहेंगे यूनी मोलेक्यूलर, क्या कहेंगे उसको हम रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस बोलेंगे। इस तरह से इसकी डिफिनीशन तो हो गई, मन एक अणु भाग लेना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब इसका एग्जांपल लिखेंगे। क्या चीज़? इसका एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल फर्स्ट आप करेंगे, यानी इसमें एग्जांपल लेंगे H2O2, यानी H2O2 क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड है। इसका नाम लिखेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, ये आपका ब्रेकिंग होता है यानी टूटता है तो किसमें? यानी H2O अब प्लस क्या हो गया? हाफ O2 में टूटता है, यानी वाटर और हाफ O2 यानी ऑक्सीजन में टूटता है, यानी नवजात ऑक्सीजन के रूप में निकल जाता है। तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया। इसके आगे कुछ नहीं तो आप मान सकते हैं एक, तो जब इसके आगे कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं, तो इसीलिए क्या हो गया आपका? ये यूनिमोलिक्यूलर हो गया। अगर इसी के आगे आपका दो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? टू मोलिक्यूलर हो जाएगा। तो इसी आधार पर हम समझते हैं और चीज़ का, किसी का, जैसे देखिए CaCO3, अगर ये भी टूटता है तो क्या होगा? CaCO प्लस CO2, इन कैल्शियम कार्बोनेट है। इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है? एक मान लेंगे। तो जब एक है तो क्या हो जाएगा? ये यूनिमोलिक्यूलर हो गया। अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है। अगर इसी में दो होगा तो आपका क्या हो जाएगा? टू मोलिक्यूलर हो जाएगा। ठीक, अब इसी आधार पर और एग्जांपल एक देखते हैं जो टूटने लायक है, जैसे PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। ये टूटेगा तो क्या होगा? PCl3 प्लस Cl2 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया, यानी इसका नाम हो गया फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। ये हो जाएगा फास्फोरस ट्राई, क्या हो जाएगा? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। और ये हो जाएगा आपका क्लोरीन। तो इस तरह से ये क्या आपका आपको समझ में आ गया। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? एक कर लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? ये आपका यूनिमोलिक्यूलर में आ जाएगा। इस तरह से रिएक्शन में किसी रिएक्शन में कोई एक रिएक्टेंट हो और उसमें एक उसके आगे हो तो उसको हम कहेंगे क्या चीज़? यूनिमोलिक्यूलर में आपका आ जाएगा। अब देखते हैं बाइमोलिक्यूलर रिएक्शंस। सेकेंड नंबर देखते हैं बाइमोलिक्यूलर रिएक्शंस। देखिए 2 नंबर, यानी बाई मोलिक्यूलर रिएक्शंस, यानी इसको कह लेंगे हम द्वि अणुक अभिक्रियाएं। द्विअणुक अभिक्रियाएं इसको कहेंगे हम, बाइमोलिक्यूलर रिएक्शंस। ऐसे जैसे उसी तरह से पहले में आपने रिएक्शन लिखा है कि जिसमें एक अणु अभिकारक का, रिएक्टेंट का एक अणु भाग लेता है तो क्या हो जाएगा? वो एक यानी यूनिमोलिक्यूलर होगा। इसमें आपका क्या होगा? 2 पार्ट लेगा तो क्या हो जाएगा? बाइमोलिक्यूलर। जैसे इसका एग्जांपल देखा जाए, इसका एग्जांपल फर्स्ट, यानी H2 प्लस I2, यानी ये भी एक और ये भी एक, कितना हो जाएगा आपका? 2HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा।
अगर इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसी का, तो 2KClO3, ये क्या हो जाएगा आपका 2KCl प्लस 3O2, क्या हो गया 3O2 में कन्वर्ट हो रहा है ये, तो क्या हो गया आपका ये पोटेशियम क्लोरेट है, इसका नाम पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है ना। ये पोटेशियम क्लोरेट है जो इसका 2 पार्ट, यानी 2 पार्ट जो क्या हो रहा है डिवाइड होकर के पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में डिवाइड हो रहा है। हाइड्रोजन और आयोडीन क्या कर रहा है कंबाइन टू फॉर्म 1, यानी 2HI के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। उसी तरह से आपका थर्ड में आप देख सकते हैं इसको, थर्ड में देख सकते हैं किसको कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें क्या कर दिया आपने वाटर डिजोल्व कर दिया, तो क्या हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा बायोमोलिक्यूलर का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका हो जाएगा बायोमोलिक्यूलर का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी तरह से आपने 4 कर लिया, आपने किसी अदर एग्जाम्पल को ले लिए कि C, देखिए कर लेंगे C और प्लस क्या है O2, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 2CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया ना ये, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, नहीं तो 3 में आ जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे 2 है ना, तो इसके लिए नहीं। अब यहाँ कार्बन से कर लीजिए बस, कार्बन क्या होगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा CO2 बनेगा, तो CO2 बनेगा तो क्या हो जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या हो जाएगा यह बायोमोलिक्यूलर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आप देखते हैं क्या चीज़ थर्ड, इसकी परिभाषा भी इसी आधार पर हो जाएगी। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें 2 रिएक्टेंट यानी 2 पार्ट, यानी उसके जो मोलिक्यूल हैं 2 हों, चाहे इस तरह से हो प्लस करके हो, चाहे सिंगल 1 2 आगे लिखा हो रिएक्टेंट, तो उसे हम कहेंगे बायोमोलिक्यूलर रिएक्शंस। अब हम देखते हैं अगला, थर्ड देखते हैं हम ट्राई मोलिक्यूलर रिएक्शंस, ट्राई मोलिक्यूलर इन त्रिक-आणुक अभिक्रियाएं, त्रिक-आणुक अभिक्रियाएं, इसको आप समझना है। यानी इसमें क्या होगा रिएक्टेंट के 3 पार्ट हो गए। जैसे आप देखिए इसमें एग्जांपल इसका एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट यानी 2CO अब प्लस क्या हो जाएगा आपका O2, यानी रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा 2CO2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट टू ऑक्सीजन टू फॉर्म 2CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में ये फॉर्म हो जा रहा है। तो इसके क्या है यहाँ पे यानी 2 अब प्लस की इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, अब दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 3, तो इसलिए क्या हो जाएगा ट्राई मोलिक्यूलर हो जाएगा। इस तरह से समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है समझना है कि जब 2 हो, अदर एग्जाम्पल इसको अगर समझना है तो उस तरह से अदर एग्जाम्पल को भी आप समझ सकते हैं, किसी को दूसरा लेंगे तो, क्योंकि इसके आगे 2 है इसके आगे 1 है, तो अब इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल आप ले करके समझ सकते हैं कि कैसे रिएक्शन को हमको बदलना है। अब देखिए अब इसके बाद और आता है कि अब तो 3 तो हो गया यानी ट्राई मोलिक्यूलर रिएक्शन तक, ठीक, लेकिन अगर पूछे कि ट्राई के बाद जैसे चतु है यानी टेट्रा है या पेंटा है, तो ऐसा नहीं होता है। इसे एक एग्जांपल देख रहा हूँ, इसे एक एग्जांपल है, जैसे सपोज कीजिए कि अदर एग्जांपल इसको कर लीजिए, अदर एग्जांपल, इसको क्या कहेंगे हम अदर एग्जांपल, जो ये आपको कंफ्यूज करने वाला एग्जांपल है, लेकिन ये इसमें आता नहीं है, लेकिन आपको इससे ये आपको मिलेगा हेल्प कि ऐसा नहीं होता है, फिर भी इस प्रकार के रिएक्शन माने होते हैं, देखने को मिलता है, ठीक ना। तो देखिए आपका 4 हाइड्रोजन ब्रोमाइड है
अब प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। 4 हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, देखिए यहाँ पर 2H2O यानी वाटर बना लेगा, और ये बना लेगा Br2 यानी ब्रोमीन बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4, इसके आगे 4 है, ऐसे आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसके क्या हो जाएगा, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 5, यानी 5 हो गई। तो इसको हम पेंटामोलिक्यूलर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है। क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन जो होगा स्टेप बाय स्टेप आपका 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके इसको बनाया जाएगा इसको, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा तो होगा, लेकिन ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के अंतर्गत नहीं आता है, ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसे डायरेक्ट लिखा जाएगा, तो अगर स्टेप बाय स्टेप करके लिखा जाएगा तब ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होगा, क्योंकि ये क्या 4 है, ये 4 से नीचे रहेगा, यानी 3rd तक आएगा तब तो ठीक है, 2 तक आएगा तो ठीक है, 1 तक आएगा तो ठीक है, लेकिन इससे अगर डिफरेंट आता है तो वो क्या है, रॉन्ग है, गलत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। आप इसको बढ़िया से समझ लिए होंगे, नोट्स कर लिए होंगे, और किसी भी रिएक्शन को आप समझ सकते हैं। अगर कोई रिएक्शन आपको कन्फ्यूज करता है तो उसमें आप ये ध्यान देना है कि जो रिएक्टेंट हैं 2 हो या 1 हो या 3 हो, तो उसमें देखना है कि उसकी टोटल संख्या कितनी है। जैसे मान लीजिए कि 3 हैं, तो टोटल की संख्या जोड़ लेंगे तो 3 तक आ रही है तब तो ट्राइमोलिक्यूलर होगा, अगर 2 आ रहे तो डाइमोलिक्यूलर, अगर 1 है तो 1 मोलिक्यूलर, अगर 4 आ जा रही है तो इसके अंतर्गत नहीं आएगा, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चला जाएगा, जटिल है। यानी उस प्रकार के रिएक्शनों को हमको इसमें क्या करना है, नहीं लेना है, वो एक तरह से कन्फ्यूज के लिए करेगा ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर न हो। तो उसको क्या करना है, आपको इस रिएक्शन के माध्यम से, इस थ्योरी के माध्यम से, हमारे माध्यम से आप समझ करके इसको लिखेंगे कि वो क्या है, रिएक्शन एक्सेप्शन टाइप का है, तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी प्रकार के मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को आप पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।